तो वी आर गिवन सर्टेन इक्वेशंस, इक्वेशन को पढ़ो और उसको इंटरप्रेट करो और उससे रिप्रेजेंट होने वाला ज्योमेट्रिक लोकस को आइडेंटिफाई करो। तो जैसे मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, अब इसको हमें वर्कआउट करना है। इनफैक्ट अगर आपने नहीं किया हुआ तो पीछे वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार, एक सेकेंड, यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फटाफट बोलो जल्दी से, तीनों पार्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट टाइम है। ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। क्या आर्ग्यूमेंट होगा तुम्हारा? कॉन्सेप्ट तो आपको सारा पता ही होगा। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू अगर के है तो ये लोकस क्या होगा? लोकस इज अ सर्कल विथ सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस के, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जेड नॉट इज इक्वल टू के। ऐसे ही एलिप्स का, ऐसे ही पैराबोला का, हर एक का लोकस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन का तो आप फटाफट जल्दी बताइए, डिस्टेंस और रोटेशन थ्योरम का यूज करके चीजों को इंटरप्रेट करिए। पहले पार्ट में क्या आपका आउटकम आया, बोलो ये सही है या गलत? सिचुएशन क्या है कि 1+2 आयोटा एक नंबर है जिसका जेड से डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो 1+2 आयोटा सेंटर और 3 यूनिट रेडियस का सर्कल पर जेड लाई करेगा। 1+2 आयोटा को ज्योमेट्री में 1,2 भी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ होगा? मान लो ऐसा सिचुएशन कुछ है, ऐसा कुछ इनफैक्ट दोनों एक्सेस को कट करेगा। अगर आप ध्यान से देखो ना तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे नहीं, प्रिसाइसली देखो 1,2 का सेंटर से क्या डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होता है? 1,2 का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा? √5। तो ये जो सर्कल होगा वो कैसा होगा? अगर आप उस सर्कल को रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसा नजर आएगा वो? सेंटर मतलब ओरिजिन उसके अंदर लाई करेगा, ऐसा कुछ होगा सर्कल। 1,2 उसका सेंटर है, मान लो ऐसे। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट है। मतलब ये 1+2 आयोटा है और ये कोई भी जेड है। तो ये जो है ये जेड माइनस ये वाला वेक्टर, ये डिस्टेंस क्या होगी? मॉड ऑफ जेड माइनस 1+2 आयोटा एंड इट इज गिवन एज 3। तो ये 3 यूनिट डिस्टेंस है। तो ये जेड, एवरी जेड विच लाइज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल विल सेटिस्फाई। तो लोकस इज अ सर्कल। तो ये पहला वाला तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। इसी तरह से बी वाले के बारे में क्या क्या आपका आर्ग्यूमेंट है? बी पार्ट में थोड़ा फास्ट रिएक्ट करो, जो भी बोलना है। बी पार्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है आपका? मॉड ऑफ z-1 इक्वल टू मॉड ऑफ z- आयटा। क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले देखो, ये जो नंबर्स है ना, किसी भी लोकस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले उसमें जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है पहले उनको लोकेट करो। तो एक जेड है, एक 1 है, एक आयोटा है। तो हमने क्या किया, फटाफट पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट किया। ये आर्गन प्लेन ड्रॉ किया। इसमें 1 1 कहाँ है? 1 1 इज अ प्योरली रियल नंबर, पॉजिटिव, ये 1 है। आयोटा कहाँ है? यहां पर। जेड कोई वेरिएबल नंबर हो सकती है। कैसी नंबर है जेड? जिसका 1 से जो डिस्टेंस है वही आयोटा से डिस्टेंस है। मतलब जेड इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 1 एंड आयोटा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 1 और आयोटा का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
इसी लाइन पर जेड कहीं होगा। तो जेड, सो दैट द डिस्टेंस ऑफ जेड रिमेन्स सेम फ्रॉम 1 एज वेल एज आयोटा। तो ये राइट एंगल बाइसेक्टर। तो लोकस क्या हुआ? लोकस इज अ राइट एंगल बाइसेक्टर। Locus is a perpendicular bisector of 1 मतलब 1,0 एंड आयोटा मतलब 0,1। तो ये एक लाइन होगी। तो क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जॉइन ऑफ 1,0 एंड 0,1 इन आर्गेंट प्लेन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। व्हाट अबाउट द सी पार्ट? फटाफट जल्दी से बताओ कि ये जो सी पार्ट में इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर is it representing a circle with center as 4 plus 6 iota and radius as 2? तो सर्कल का जनरल फॉर्म क्या था? सर्कल का जनरल फॉर्म था जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। मैं सर्कल का जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बोल रहा हूं, मैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं। यही था ना? इसमें इसमें सेंटर क्या होता था? तो जेड बार का जो कोएफिशिएंट है इसका नेगेटिव सेंटर होता था। सेंटर इज नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार। अब यहां देखो, क्या सबसे पहले ये देखो कि क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है? क्या जो गिवन इक्वेशन है वो इस जनरल फॉर्म में है? कंपेयर करो। उसके लिए इसको थोड़ा रीअरेंज करो। तो क्या लिखोगे? 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्लियरली जेड जेड बार माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू जेड बार माइनस 3 आयोटा, या माइनस को प्लस कर दो, और 2 माइनस 3 आयोटा है ना, इसको लिख दो 2 माइनस 3 आयोटा इंटू जेड and plus 9 equal to 0. What I did, I had divided the complete equation by 2, right? अब क्या ऑब्जर्व करना होता है? जेड बार का कोएफिशिएंट a है। अगर ये चीज a है, a, तो z का कोएफिशिएंट a बार होना चाहिए। इज इट ट्रू? क्या आपको ये दिख रहा है कि z के कोएफिशिएंट का कॉन्जुगेट z बार का कोएफिशिएंट है? सबसे पहले तो यही ऑब्जर्व करना है आपको। तो ये a है, तो क्या ये a बार है? तो इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 3 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा का नेगेटिव आएगा कॉन्जुगेट इसका। ठीक है, तो क्लियर कट है कि ये सर्कल, बोलो, ये सर्कल, अरे बोलो यार, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? फटाफट बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मतलब आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है एकदम बिल्कुल, तो क्यों क्लास रखवाई? फिर कोई मतलब नहीं था। केशव, यस सर। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? करता है सर। करता है। कैसे, क्यों करता है? जो जनरल फॉर्म सर्कल की आपने लिखवाई थी उससे मैच करता है। कैसे मैच करता है, समझाओ मुझको। तो एक जेड 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 बार तो है इसमें। बिल्कुल ये है। ये तो गुड। आपने ही लिखा है सर वैसे भी। ये ए है, वो दूसरा ए बार है। ये तो आपने ही बता दिया कि सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ये। अरे मैं वो, मेरे बताने को कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, तुम्हें बताने का है ही नहीं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर ए है और ये ए बार है, तो तुम उसे एग्री करते हो? यस सर। ओके, तो ये आगे का तुम्हारा माइनस तो दिक्कत है।
तब कैसे एग्री कर गए? अगर -2 -3 आयोटा एक नंबर को मैं ए बोल रहा हूं, तो क्या इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट -2 + 3 आयोटा। +3 आयोटा। क्या ये वही है? नहीं, वो आगे माइनस नहीं देखा मैंने पहली बारी में, अभी बाद में ही देखा। तो ऐसे ही कुछ कुछ बोल दोगे। इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज नॉट अ सर्कल, ये सर्कल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। और दूसरा, अगर बाई चांस मान लो तुम्हें कुछ याद ही नहीं हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं याद हो, तो आप जेड को x + आयटा y डाल के चेक करके देखोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो आगे चलो। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Argument z minus iota upon z plus iota equal to theta, where theta belongs to -pi to pi closed, represent complete Argand plane. दूसरा, mod z minus 1 plus mod z minus iota greater than 2 represent exterior of an ellipse with foci 1 and iota and length of major axis. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2, यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 ऐसे लिख दो। चलिए फटाफट बताइए। तीसरा, दिस रिप्रेजेंट कंप्लीट आर्गेंट प्लेन। हाँ जी बताओ। वैसे लास्ट क्लास में आप थे तो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयटा अपॉन z प्लस आयटा अगर करते हैं तो इसको कैसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो इंटरप्रेट करने के लिए एक आयोटा की बात हो रही है, एक माइनस आयटा की बात हो रही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उनको पहले लोकेट करो। ठीक है जी। तो अगर मैं आयोटा देखता हूं तो आयोटा तो यहां है, माइनस आयटा इधर है। जेड को आयोटा से ज्वाइन करने वाला वेक्टर देखो, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, जेड माइनस आयटा, ऐसा मान लो जेड यहां है, ऐसे सपोज करो, सपोज दिस पॉइंट इज जेड, कहीं पर भी हो सकता है। तो जेड माइनस आयटा क्या हुआ? जेड माइनस आयटा इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग आयोटा टू जेड, एंड डायरेक्शन उसका किधर होगा? टूवर्ड्स जेड। और जेड प्लस आयटा माइनस आयटा को जेड से ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स जेड होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये हो गया तुम्हारा जेड प्लस आयोटा वेक्टर, और ये हो गया जेड माइनस आयटा कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये रोटेशन थ्योरम से क्या पता चलता है कि ये एंगल थीटा है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि दो फिक्स पॉइंट है आयोटा और माइनस आयोटा, वो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये एक वेरिएबल पॉइंट जेड पर एक कांस्टेंट एंगल सबटेंड कर रहा है। कुछ याद आ रहा है ज्योमेट्री में ऐसा कब होता है? अ कॉर्ड सबटेंड्स अ फिक्स्ड एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफरेंस। इसका मतलब है कि हमारा जो जेड है वो एक क्या है? एक सर्कल पे लाई करेगा ना, सर्कल। सर्कुलर आर्क पे लाई करेगा, तो इट विल बी अ लोकस विल बी अ सर्कुलर आर्क। और वो आर्क मेजर होगी या माइनर होगी, वो डिपेंड करता है कि एंगल थीटा क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यस। अगर एंगल थीटा π/2 है, तब वो आर्क क्या हो जाएगी? तब वो सेमी सर्कुलर आर्क नहीं हो जाएगी? बोलो। यस। diameter subtend right angle at any point on the circumference,
तो मैंने चलो अभी तो मैंने बोला कि सीधे सीधे एक आर्क ड्रॉ कर दो कोई भी जो जेड से ज्वाइन करती हुई ऐसे है, मान लो ऐसे, ऐसा एक सर्कुलर आर्क। और फिर आप बोलो कि जेड को वेरी कराएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ जेड वेरीज। तो जैसे जैसे जेड को वेरी करोगे, जेड को अगर छोटा करोगे, एक्यूट एंगल ले जाओगे, तो ये आर्क बड़ी होगी ऐसा, क्योंकि जितना दूर ले जाओगे तो वो एंगल सबटेंडेड उतना छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा इस वाले से। और जेड को अगर कम करोगे, जेड एक्स से 90 कर दोगे, तब तो ये डायमेट्रिक सर्कल हो जाएगा ऐसा। 90 से भी कम कर दोगे तो और छोटी आर्क आएगी, ऐसे ऐसे आर्क आएगी। जितना एंगल कम करते जाओगे वो आर्क उतनी छोटी होती जाएगी। और 180 करोगे तो आर्क स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहां पर थीटा क्या है, थीटा कैन बी एनीथिंग फ्रॉम -π to π। इसका मतलब क्या है कि थीटा बढ़ाते जाओ ये आर्क बड़ी होती जाएगी ऐसे, थीटा कम करते जाओ आर्क बड़ी होती जाएगी। थीटा 0 करोगे तो आर्क क्या हो जाएगी, ऐसे 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 इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल हो जाएगा। और थीटा नेगेटिव करोगे तो ये इधर की तरफ फॉर्म होगा। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 0 से पाई अगर करोगे थीटा ना, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, तो वाई इमेजिनरी एक्सेस के राइट वाला पूरा प्लेन ट्रेस हो जाएगा कंप्लीट। इट विल रिप्रेजेंट एंटायर प्लेन टू द राइट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, एंटायर आर्गन प्लेन। और वही जब थीटा -π से 0 होगा तो इट विल रिप्रेजेंट द एंटायर प्लेन टू द लेफ्ट ऑफ आर्गन प्लेन। सो डेफिनेटली ये जो लोकस आपको दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट आर्गन प्लेन एक्सेप्ट एक छोटी सी ट्रबल है, एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स। वो कौन से 2 पॉइंट्स है, एक जेड की वैल्यू आयोटा नहीं हो सकती एंड माइनस आयोटा नहीं हो सकती, क्योंकि जब जेड की वैल्यू पर आयोटा पुट करोगे तो आर्ग्यूमेंट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, जेड को माइनस आयोटा पुट करोगे तो एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये लोकस कंप्लीट आर्गन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्ट आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो ये स्टेटमेंट वैसे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन फॉल्स होने का वजह क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट मिसिंग, ये ध्यान रखना आप। ऐसे अब बी पार्ट पे चलो, बी पार्ट को सोचो। मैं हर क्वेश्चन के लिए एक ही बात बता रहा हूं, आइडेंटिफाई जेड, जेड को पहचानो, और उसके अलावा जितने भी फिक्स्ड, जेड तो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके अलावा जितनी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो रही हैं उनको देखो। फिर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाओ, एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, रोटेशन थ्योरम लगाओ, और आइडेंटिफाई करो कि वो इक्वेशन या इनइक्वालिटी क्या सिग्निफाई कर रही है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हैं जो यूज हो रहे हैं, उनके बीच डिस्टेंस की बात हो रही है या उनके लेंथ की बात हो रही है या उसके एंगल की बात हो रही है, वहीं से इंटरप्रिटेशन सारे आएंगे। बी पार्ट पे आइए, बी पार्ट पर तुम्हारा क्या कहना है, बोलो कौन से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहे हैं। फटाफट सब लोग बात करते रहेंगे, ऐसे चुपचाप बैठे रहने से कभी नहीं सीख पाओगे, आप बात करोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। बोलो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर यूज हो रही हैं, फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी है जो यूज हो रही है इस इनइक्वालिटी में। अरे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, कौन कौन सी नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो रही हैं, बोलो ना फटाफट। अरे भाई इसमें तुमको कोई नंबर नहीं दिख रही है, यहां पर तुमको कोई नंबर नहीं दिख रही है, इनको देख के आपको समझ नहीं आ रहा कौन कौन से नंबर इसमें यूज हो रही हैं।
एक जेड है, और क्या क्या है? एक 1 है और एक आयोटा है। जेड, 1 एंड आयोटा, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो रही हैं। क्या यूज हो रहा है? जेड का डिस्टेंस 1 से, क्योंकि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है तो डिस्टेंस है। जेड का डिस्टेंस आयटा से, दोनों डिस्टेंसेस का सम। एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट नंबर से बड़ा है। तो अगर यहां इक्वालिटी होती, मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मॉड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पहले ये बताओ। तो आप बोलोगे कि 1 यहां है और आयोटा यहां है, ठीक है। 1 और आयोटा के बीच का डिस्टेंस क्या पहले बताओ। 1 और आयोटा के बीच का सेपरेशन कितना है? √2, ये √2 है। अब आगे फर्दर क्या बोला जा रहा है? फर्दर बोला जा रहा है कि एक वेरिएबल नंबर का 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है। तो समेशन ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट, कुछ याद आया? एलिप्स। हाँ, ऐसा एक एलिप्स होगा जिसका मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? जैसे अगर ये ए है और ये ए डैश है, तो ए डैश क्या होगा? 2। अब इस एलिप्स के सरकमफरेंस पर कोई भी पॉइंट अगर आप जेड लेते हो, हाँ, तो बेटा वो जेड का डिस्टेंस यहां से लोगे और वो जेड का डिस्टेंस यहां से लोगे। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसको आप S1 मान लो, इसको S2 मान लो, इसको पॉइंट को P मान लो। तो S1P प्लस S2P इज इक्वल टू मॉड ऑफ S1P क्या होगा बेटे? जेड माइनस 1 प्लस S2P क्या होगा? जेड माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 2। तो S1P प्लस S2P इज कांस्टेंट। तो ये इलिप्स हो गया ना। तो अगर ये इक्वेशन है तो ये इक्वेशन कोई आपसे पूछे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, एन इलिप्स विद सेंटर, सॉरी, विद फोकस या फोकाई, विद फोकाई, हाँ बिल्कुल सही, 1 एंड आयोटा लिख दो, 1 एंड आयोटा, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें ये भी वजह इसकी इसलिए क्यों हमने बोला कि एलिप्स है, बिकॉज S1 S2 की जो डिस्टेंस है वो √2 है, और ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई से ये कांस्टेंट 2 बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन √2, ठीक है। इसलिए है, अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो 2 कांस्टेंट दिया हुआ, ये 2 के बजाय √2 होता तब ये लाइन सेगमेंट हो जाता। अगर √2 से भी छोटा होता, ये 1 होता ऐसा, ये 1.1 होता, तब ये नो लोकस हो जाता। बट यहां पर बड़ा है, इसलिए ऑब्वियसली समेशन ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस ट्रायंगल में फॉलो हो रही है, तो ऑब्वियसली इलिप्स होगा, ठीक है। 2 के लिए इलिप्स है, और 2 से बड़ा हुआ तब, जैसे 2.1 हुआ तो क्या हुआ? एक बड़ा इलिप्स हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मेजर एक्सिस बड़ी हो जाएगी थोड़ी, और अगर 4 है तो और बड़ा इलिप्स हो जाएगा ऐसे। हमारे केस में क्या दिया? हमारे केस में दिया हुआ है कि दिस इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया? वो सारे पॉइंट जिनका 1 से और आयोटा से डिस्टेंसेस का सम 2 से लार्जर है, तो ऑब्वियसली वो ये 2 वाले इलिप्स का एक्सटीरियर हो जाएगा, आउटसाइड, S1 ग्रेटर देन 0 जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से। तो क्या हो जाएगा? लोकस बोलो। लोकस विल बी इन एक्सटीरियर ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स के बाहर का पोर्शन है कंप्लीट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है तो यस बोलो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछो। अरे सर। ठीक है जी, तो ये वाली बात भी समझिए, ये इंटरप्रेट हो गया ये। अब इसकी बात करो। अच्छा, अगर यहां पर इक्वालिटी होती तो
तो ऑन एंड इनसाइड हो जाता, एक्सटीरियर भी और ऑन भी आ जाता। और अगर लेस देन होता तब, अगर यहां लेस देन 2 होता तो उस केस में इंटीरियर, अंदर वाला इलिप्स का इंटीरियर पोर्शन होगा। ठीक है, अब इसकी बात करो सी पार्ट। सी पार्ट बताओ आप, इंटरप्रिटेशन क्या है? मॉड जेड माइनस आयटा प्लस मॉड जेड प्लस आयटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट कंप्लीट आर्गेंट प्लेन। आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्गेंट प्लेन। ये बात सही है गलत? तो पहले इक्वालिटी वाले केस को समझो, फिर वहीं से सारा कुछ समझ में आएगा आपको। इमेजिनरी एक्सिस है, उस इमेजिनरी एक्सिस पर 2 पॉइंट हैं, एक है आयोटा, एक है माइनस आयोटा। ये S1 है और ये S2 मान सकते हो, माइनस आयोटा एंड आयोटा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? S1 S2 क्या है यहां पर? S1 S2 इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं ऐसा बोलता कि मॉड ऑफ, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस आयटा प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस आयटा इज इक्वल टू के, वेयर के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा? तो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इन्फिनाइट मेनी इलिप्सेस, इन्फिनाइट मेनी इलिप्सेस। Because for every value of k which is greater than 2, it is an ellipse. And because they say that this quantity is greater than equal to 2, मतलब 2 से लेके इंफिनिटी सारी वैल्यू है, तो अगर एग्जैक्टली 2 होगी तब तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा लोकस। अगर 2 से थोड़ा 2.01 जैसा हो गया तो यही लाइन सेगमेंट से ऐसा एक छोटा सा इलिप्स बन जाएगा, ऐसा एक इलिप्स बन जाएगा। और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये इलिप्स ऐसे बड़ा होता जाएगा, जस्ट लाइक एक बैलून ले करके और उसको इन्फ्लेट कर रहे हो तो इलिप्टिकली ऐसे बड़ा होता जाएगा ऐसा। So for every value of k which is greater than 2, there is an ellipse and k की वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है, मतलब वो इस लाइन सेगमेंट से बड़ा होता पूरा जितने बड़े से बड़े इन्फिनिट साइज का एलिप्स भी बनेगा। तो लोकस क्या हुआ? व्हाट इज लोकस? लोकस इज कंप्लीट आर्गन प्लेन, कंप्लीट आर्गन प्लेन, कंप्लीट आर्गन प्लेन। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, सबको बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये आंसर आ गया, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, और ये स्टेटमेंट क्या है? ये वाला स्टेटमेंट क्या था? ट्रू था। एनीवे, चलिए आगे चलिए। अब चलिए, अब इसको फटाफट बताइए। ड्रॉ द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय जेड इन आर्गन प्लेन। हर एक इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक लोकस होगा, आपको बताना वो लोकस क्या है। पहला, समेशन ऑफ फोकल डिस्टेंस कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है। जेड एक वेरिएबल पॉइंट है, 4 आयटा और -4 आयटा फोकस। तो दो जेड का डिस्टेंस दोनों फोकाई से सम करो तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लोकस इलिप्स होगा। बस ये इंश्योर कर लो कि कांस्टेंट की वैल्यू फोकस के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा है। दिख रहा है? तो क्लियरली द लोकस इज एन इलिप्स विथ फोकाई, with foci 4 iota and -4 iota, and मेजर एक्सिस की लेंथ, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो फोकस के बीच की डिस्टेंस है, ये कितनी है? 8 है, और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 10 है।
ये 10 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एलिप्स ही होगा। तो ये ए है और ये ए डैश है, तो ए डैश इज इक्वल टू 10। तो ऑब्वियस ही बात है ये है 5 आयटा और ये -5 आयटा, ये एंड ऑफ दी, ये वर्टिसेस है एलिप्स के। ठीक है, इसका एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा? इट इज एन एलिप्स, लिख दिया, एलिप्स विद फोकाई 4 iota and -4 iota, center as 0 and major axis का लेंथ is 10। एक्सेंट्रिसिटी ई क्या होगा जल्दी बताओ? तो ई होगा ए ई अपॉन ए या 2AE अपॉन 2A। 2AE क्या है? तो ये फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है यही 2AE होती है। 2AE क्या है? 8 और 2A क्या है? 10। तो 2 4 जा 2 5 जा 4/5 इज द एक्सेंट्रिसिटी। तो आपसे ये सब ऐसा एक इक्वेशन दे करके आपसे ये सब पूछा जा सकता है। ऑप्शन में ये हो सकता है इट इज एन एलिप्स, इट इज अ सर्कल, इट इज एन एलिप्स विद फोकाई दिस, इट इज एन एलिप्स विद मेजर एक्सिस का लेंथ ये, इट इज एन एलिप्स विद एक्सेंट्रिसिटी ये, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आई थिंक ए पार्ट क्लियर हो गया। आप जरा बी पार्ट का आंसर करो। बी पार्ट का कौन बताएगा इसका आंसर क्या है? ये बी पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे भाई ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको दे रहा हूं ना, दे मस्ट नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड टू आंसर। तो अगर आप 30 सेकंड में इसको रिएक्ट नहीं कर रहे हो, योर पासिंग टाइम, तो क्यों क्लास रखवाते हो? मुझे मतलब कि इसीलिए मैंने क्लासेस आपकी बंद करी हुई थी कि चलो अभी आप लोग जो है देख लो जो करना है, अपना स्कूल एग्जाम वगैरह देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। अरे जेड का डिस्टेंस 1 से और जेड का डिस्टेंस -1 से, दोनों का सम 1 है। तक 2 पैसे का क्वेश्चन है, तुम लोग क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हो इसमें? कमाल करते हो भाई। समेशन ऑफ फोकल डिस्टेंस 1 और -1 से डिस्टेंसेस का सम। अब मैंने मान लो एक नंबर 1 दिखाई, एक नंबर -1 दिखाई, ये -1 है और ये 1 है, और कोई पॉइंट से इनका डिस्टेंस ले रहे हैं, मान लो ये S1 है और ये S2 है। तो ये डिस्टेंस जो है ये तो हो गया मॉड Z+1 और ये डिस्टेंस हो गया मॉड ऑफ Z-1। दिस इज मॉड ऑफ Z+1 एंड दिस वन इज मॉड ऑफ Z-1। इन दोनों का सम, ये कितना डिस्टेंस है बोलो? ये डिस्टेंस 2 है। तो
S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है and 1 is clearly less than 2. So sum of two side is less than third side. Is it possible? Sum of two sides of a triangle is less than third side. ऐसा कभी हो सकता है किसी ट्राइंगल में? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये कोई लोकस, नो लोकस इज रिप्रेजेंटेड, ये कोई भी लोकस को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। नो लोकस इज रिप्रेजेंटेड। ये भी हो गया। सी की बात करो। अब सी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। सबसे पहले क्या देखो, जब मॉड आए तो सबसे पहले उसको डिफरेंस ऑफ टू नंबर के फॉर्म में ले जाओ। मॉड ऑफ जेड माइनस माइनस आयोटा इज लेस देन 1। अब मुझे बताओ जेड का डिस्टेंस कहां से, रीड करो इसको, डिस्टेंस ऑफ जेड, इसको ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में करो। डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम नेगेटिव आयोटा इज लेस देन 1। क्या समझे इससे, क्या मतलब है? आपको कुछ समझ में आ रहा है यहां से? क्या जेड का डिस्टेंस माइनस आयोटा एक पॉइंट है, वहां से 1 यूनिट से लेस है। अगर 1 यूनिट के इक्वल होता तो क्या बोलते हैं आप? अगर यहां इक्वल टू 1 होता तो आप क्या बोलते? जल्दी बोलो। अगर इक्वल टू 1 होता तो आप क्या इंटरप्रेट करते? जेड इज अ जेड लाइज ऑन अ सर्कल विद सेंटर, अच्छा सही बात है एकदम। ये सेंटर तो 0 0 ही है, माइनस आयोटा एंड रेडियस 1। एकदम मजाक चल रहा है। ये माइनस आयोटा है, यहां पर जेड है। जेड को माइनस आयोटा से ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, जेड माइनस ऑफ माइनस आयोटा। तो ये वेक्टर जो है ये बनेगा जेड प्लस आयोटा वेक्टर, जेड प्लस आयोटा। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस 1 है, तो 1 यूनिट रेडियस के सर्कल के अंदर का पोर्शन हुआ। इट इज अ सर्कल विद सेंटर आयोटा, माइनस आयोटा एंड रेडियस 1, इसके अंदर वाला पोर्शन हुआ, एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री। बाउंड्री वाला पॉइंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बाउंड्री वाले पॉइंट का डिस्टेंस माइनस आयोटा से 1 नहीं, 1 है, 1 से लेस नहीं है, तो बाउंड्री जो है एक्सक्लूडेड रहेगी। हाँ, अगर यहां पर लेस देन इक्वल टू 1 होता तब ये बाउंड्री भी आ जाती। अगर मैं ग्रेटर देन 1 कर दूं, जेड माइनस जेड प्लस आयटा ग्रेटर देन 1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा? हर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका माइनस आयटा से डिस्टेंस 1 से ज्यादा है, मतलब इस सर्कल के बाहर वाला रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। इंटायर आर्गन प्लेन लाइंग आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल। चलो डी पार्ट पे जाओ। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मतलब बिल्कुल भी इस क्लास को लेने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। जो कराया गया, जो बताया गया, जो सिखाया गया, उसमें कुछ ना तो रिवाइज किया, ना तो क्वेश्चन किया हुआ, कोई मतलब नहीं है। ना दिमाग लगा रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हो कि चलो अकल ही लगाओ। डी पार्ट करो, डी पार्ट का बताओ कुछ।
सबसे पहले तो इसमें बात हो रही है जेड का डिस्टेंस कहां से, मॉड ऑफ जेड -2 आयोटा is greater than 1 and less than equal to 3. जेड का डिस्टेंस -2 आयोटा से, मतलब -2 आयोटा सेंटर और 3 यूनिट रेडियस और -2 आयोटा सेंटर और 1 यूनिट रेडियस, दो बातें हो रही है, ध्यान से समझो। -2 आयोटा सेंटर मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर एक पॉइंट है -2 आयोटा, उसको सेंटर की वो सेंटर है। तो मैंने बोला कि दिस इज अ पॉइंट -2 आयोटा। यहां पर ये रेडियस 1 है, 1 यूनिट रेडियस के सर्कल के बाहर, तो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल के बाहर और 3 यूनिट सर्कल के रेडियस के अंदर, इनसाइड और ऑन। तो मैंने बोला कि अगर ये ऐसा कर दो, ऐसे समझो, ऐसे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको, ऐसा, तो इस सर्कल को छोड़ो। मैंने बोला कि ऐसा कोई भी एक सर्कल हो सकता है। अगर मैं बोलता हूं कि मॉड ऑफ जेड -z+2 आयोटा इक्वल टू आर, अब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 यूनिट का सर्कल जो होगा, 1 यूनिट रेडियस का जो सर्कल होगा, इसके तो बाहर की बात होगी, इस सर्कल के अंदर नहीं आना है, ऑन भी नहीं जाना है, इससे बाहर। बट ये 2 यूनिट का सर्कल है और ये 3 यूनिट का सर्कल है, तो इसके बाहर और बाहर आउटर सर्कल के अंदर, तो कौन सा पोर्शन हुआ, तो ये पूरा पोर्शन हुआ, ये वाला कंप्लीट। तो locus is representing all complex numbers which are lying on or inside। ये कौन सा सर्कल है, ये है मॉड ऑफ z+2 आयोटा इक्वल टू 3, इस सर्कल के अंदर। और ये अंदर वाला सर्कल कौन सा है बोलो, मॉड ऑफ z+2 आयोटा इक्वल टू 1, इसके बाहर। तो एक एनुलर रिंग आ गया, दो सर्कल के बीच का रिंग वाला पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है इस वाले लोकस से। चलो ए पार्ट बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पार्ट, एम्पलीट्यूड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/6 एंड लेस देन इक्वल टू π/3। आर्गुमेंट z की वैल्यू π/6 से बड़ी है और π/3 से छोटी है। आर्गुमेंट z इज इक्वल टू π/6 का मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू π/3 का मतलब क्या हुआ, बेटर स्पीकिंग आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू अल्फा का क्या मतलब हुआ। आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू अल्फा का मतलब हुआ कि 0 से z को z-0 लिख सकते हो ना, तो 0 से z को ज्वाइन करने वाली, ओरिजिन से z को ज्वाइन करने वाली जो रे है उसका एंगल, कोई आर्ग्यूमेंट z है। मान लो ये है ऐसे, ये रे है और ये एंगल अल्फा है। अब अल्फा की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, π/6 मिनिमम है और π/3 मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अल्फा π/6 मतलब 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक ये दो रेज आई हैं, इन दोनों रेज के बीच का पोर्शन ये कितना है भाई, ये है π/6 और ये कितना है, ये है π/3। तो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका आर्ग्यूमेंट π/6 से बड़ा है और π/3 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे ये पूरा रीजन जो दोनों रेस के बीच में लाई कर रहा है टिल इन्फिनिटी, ऐसे ये कंप्लीट रीजन रिप्रेजेंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये पूरा सिर्फ इस रीजन में ओरिजिन नहीं होगा, इसका ध्यान रखना, ये ओरिजिन वाला पॉइंट एक्सक्लूड कर देंगे,
ओरिजिन वाला पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है, बाकी सब कुछ होगा एक्सक्लूडिंग जीरो। तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना। कम से कम जो समझाया जा रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं? समझाने के बाद बात क्लियर हो रही है तो भी अच्छी बात है। बोलो भाई। चलो एफ और जी पार्ट करो, एफ पार्ट और जी पार्ट करिए फटाफट जल्दी से। रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3। रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3। रियल जेड मतलब एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड वाई इज लेस देन 2। इसका मतलब हुआ कि x जो है वो 3 से इंफिनिटी लाई कर रहा है और y की वैल्यू -2 से 2 लाई कर रही है। कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आइटा y इस कंडीशन को फॉलो करती है बताओ? वो कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका रियल पार्ट 3 से बड़ा और इमेजिनरी पार्ट -2 से 2 है? लोकेट करो वो नंबर्स को। तो वो सारे पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 3 से बड़ा है और y कोऑर्डिनेट -2 से 2 के बीच में है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल। ये y कोऑर्डिनेट 2 है, ये y कोऑर्डिनेट -2 है और x कोऑर्डिनेट 3 है। ऐसे समझो। ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 3 है मान लो। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू -2 है। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 2 है। तो कौन सा रीजन हुआ बताओ जो हमारी ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो दिस एंटायर complex numbers lying on this rectangular infinite length sheet, उसमें ये वाले पॉइंट नहीं है तो ये डॉटेड होगा और ये दोनों भी डॉटेड होंगे ऐसे, मतलब बाउंड्री अपर बाउंड्री भी डॉटेड होगी। तो ये इन्फिनाइट रेक्टेंगुलर शीट के हर पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ दो, बाउंड्री के पॉइंट हम नहीं लेंगे। हाँ, अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता, यहां पर लेस देन इक्वल टू 2 होता, तब हमारी बाउंड्री फर्म हो जाती, तब ये भी फर्म लाइन होती और ये भी फर्म लाइन होती, तो बाउंड्री के पॉइंट भी लेते और बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे। इक्वालिटी के केस में ऐसा चेंज आ जाएगा। तो एफ पार्ट भी ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पार्ट। आर्ग्यूमेंट z is π/2 and mod z is less than 5, रिप्रेजेंट द लोकस, ड्रॉ द लोकस जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मॉड z लेस देन 5 का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0 इज लेस देन 5 एंड आर्ग्यूमेंट z π/2 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि z इज y टाइम्स आयोटा और y इसका मॉड क्या आएगा? मॉड z मतलब y का मैग्नीट्यूड लेस देन 5। अब मुझे बताओ कौन सा पोर्शन हुआ, कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट होगा इससे? एकदम क्विकली बोलो यार, इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट बोलो कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट होगा इससे?
कौन से नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में है जिनका आर्ग्यूमेंट π/2 है और मैग्नीट्यूड 5 यूनिट से लेस है? आर्ग्यूमेंट π/2 का मतलब है कि इमेजिनरी एक्सिस, ये तो सबको समझ में आ रहा है। आर्ग्यूमेंट π/2 का मतलब इमेजिनरी एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, नॉट द नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, जीरो को छोड़ के। ये पूरा, ये रे हो गई। ये रे जो है वो क्या है इसका इक्वेशन? आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू π/2, दैट्स इट। a ray starting from 0 and going to plus infinity along y axis or along imaginary axis, और mod z लेस देन 5, तो इस पर तो mod z 5 से बड़ा भी हो सकता है। तो आप यहां देखो, ये आयोटा है, ये 2 आयोटा है, ये 3 आयोटा है, ये 4 आयोटा है, ये 5 आयोटा। 5 आयोटा इज द बाउंड्री, इससे अंदर ही होना चाहिए हमारा। तो ये पॉइंट भी नहीं ले सकते हम, 5 आयोटा भी नहीं ले सकते। 5 आयोटा के से पहले वाली सारी नंबर लेंगे, कहां तक? जीरो नहीं लेंगे, जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो का आर्ग्यूमेंट क्या है? जीरो का आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात, हम इधर की नंबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां हो गई तो उसका आर्ग्यूमेंट फिर ऐसे मेजर होगा, ऐसे -π/2 हो जाएगा। तो हम इधर भी नहीं ले सकते। तो हमें कौन सा पोर्शन लेना है, समझ में आया? तो ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग बिटवीन 0,0 एंड 0,5। तो 0,0 एक पॉइंट है और 0,5 अनदर पॉइंट है। इसके बीच के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। तो बेटा ऐसा है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, नहीं तो ये छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन तो आप धड़ कर जाते हैं। चलो आगे चलो, इसको करके दिखाओ। बोल रहे हैं फाइंड जेड, जेड की वैल्यू क्या होगी जो इनको सेटिस्फाई कर रही है कंडीशंस को। तो जो इक्वेशन दिए उनको सॉल्व करो और जेड की वैल्यू क्या है निकालो। 3 पार्ट है, मैं टोटल 5 मिनट टाइम दे रहा हूं, इत्मीनान से सॉल्व करके देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सबसे अच्छा। ए पार्ट हुआ? पहले समझो कि क्या दिया हुआ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ। इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या है ये?
पोस्ट रोटेशन वेक्टर z-1, प्री रोटेशन वेक्टर z+1 और बीच का एंगल π/4। तो आपने 1 -1 ये दो नंबर्स देखनी और फिर इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करनी है। वन एक नंबर है, -1 एक नंबर है, z का डिस्टेंस 1 और -1 से सेम है। इसका मतलब है कि z इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। देखो अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो, मैं पहले इसको अलजेब्राइकली सॉल्व करके दिखा दूं, क्योंकि आप लोगों का दिमाग ज्योमेट्रिकली नहीं चल रहा है, ऐसा मैं फील कर रहा हूं। अलजेब्राइकली में आप क्या करोगे बोलो? मॉड ऑफ z+1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z-1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉड ऑफ z+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z-1 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा z+1 इंटू z+1 का कॉन्जुगेट z⁻+1 इज इक्वल टू z-1 इंटू z⁻−1। फिर आप देखोगे तो z+z+z+z+1 इज इक्वल टू z⁻−z⁻z+1। तो z कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा z+z⁻0। तो 2 आयोटा z+z⁻0 होता है x इक्वल टू 0, है ना? x इक्वल टू 0 क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि z तुम्हारा जो है वो आयोटा y होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब z को आयोटा y यहां डाल दो तो क्या आएगा बोलो? आर्ग्यूमेंट ऑफ बोलो 1 माइनस आयोटा y अपॉन 1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू π/4। आएगा कि नहीं आएगा? यहां से y निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट π/4 है, इसका मतलब क्या होता है? उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। y की वैल्यू निकालो फटाफट। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आइटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो 1 माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर -2 आइटा वाई, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर ऐसी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस, ये हमेशा जब नॉन अलजेब्राइक तरीके से जाओगे तो लेंदी होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर -2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू π/4। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि ये cos 2 थीटा और ये sin 2 थीटा जैसा है। cos 2 थीटा sin 2 थीटा, तो tan 2 थीटा 1 है, तो 2 थीटा π/4 होगा। तो थीटा यहां से चाहे वैसे निकालो चाहे सीधे कंपेयर कर दो अब इसको ना। अगर ये एंगल π/4 है तो ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू -2 आयोटा अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व कर, -2y, तो यहां से सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी जल्दी बताओ? वाई स्क्वायर -2y -1 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो। क्या है y की वैल्यू बताओ? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बाय 2, तो आ जाएगा √2 - 1।
या माइनस या √2+1, ये दो वैल्यू आएगी। या तो √2 - 1 या तो √2+1, चेक इट आउट। तो ये अलजेब्राइक तरीका ये है, बट मैं बोलता हूं अलजेब्राइक तरीका बहुत कैलकुलेटिव होता है। अगर उसको करने के बजाय हम ऐसे ना सोचें और ऐसे सोचें, जो मैं इतनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको ज्योमेट्रिकली सोचना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम को अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अलजेब्राइक सोचना गलत है, अलजेब्राइक भी सोचेंगे, हमेशा जो सोचने का तरीका होता है वो मिक्स्ड होता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसे ऑब्जर्व करो, ये क्या है, तो ये एक सर्कल है। पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये तो लाइन हो गई, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो इक्वेशन है इसमें ना, तो एक इक्वेशन से तो आ गया कि जेड जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी नंबर हो सकती है, तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये तो सबको समझ में आ गई कि जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइंग ऑन दिस इमेजिनरी एक्सिस। बट इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है कि -1 और 1 को कॉर्ड मान करके एक सर्कुलर आर्क है, उस पर जेड लाई कर रहा है, तो जेड विल लाई ऑन दिस आर्क। समझो ऐसे, इस आर्क पे, इस आर्क पे आर्क कैसी है, इस आर्क का जो एंगल सबटेंडेड है वो π/4 है। एंगल सबटेंडेड इज π/4, 45 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है, मतलब मेजर आर्क है। अच्छा, अगर सरकमफरेंस पे 45 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा? अगर ये एंगल π/4 है तो सेंटर पे एंगल कितना होगा? π/2, क्योंकि जो सरकमफरेंस पे एंगल सबटेंड होता है उसका डबल एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है। तो यहां इसका सेंटर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेंटर, ये अगर ऐसा ऐसा एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दी जाए, सेम कॉर्ड, अगर यही कॉर्ड सेमी सर्कुलर आर्क बना रही है तो ये एंगल π/2 हो जाएगा, ये वाला। इससे आप सेंटर समझ सकते हो कि सेंटर क्या होगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा? ये 1 है और ये π/2 है टोटल, तो ये एंगल π/4 है, तो ये भी 1 हो गया। तो ये सेंटर क्या हुआ? सेंटर हुआ 1 प्लस आयोटा, नो सॉरी, आयोटा सेंटर हो गया इसका। इसका सेंटर क्या हो गया? आयोटा। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये आयोटा सेंटर हुआ तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये डिस्टेंस 1 है। और रेडियस कितना हो गया? तो रेडियस इस सर्कल का 2 हो गया, रेडियस इज 2, √2। ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये रेडियस हुई ना, ये रेडियस √2 हो गई। अगर ये √2 हो गई तो यहां से ये डिस्टेंस भी क्या हो गई? ये भी √2 हो गई। अब इमेजिनरी एक्सिस का कौन सा पॉइंट है जो इस सर्कुलर आर्क पर भी लाई कर रहा है? Which point of imaginary axis lies on this circular arc? Only this point. और ये पॉइंट अगर जेड, यही सोल्यूशन है ना, इन दोनों का कॉमन पॉइंट तो यही है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? तो 1 प्लस √2, तो √2 प्लस 1 आयोटा। अब वहां पर जब अलजेब्राइकली आप कर रहे थे तो दो आंसर आ रहा था, दो आंसर आ रहा था, क्यों वो भी मैं समझा रहा हूं। देखो, एक यही सर्कल को जब पूरा कंप्लीट कर दोगे ऐसे, तो एक बार यहां भी कट करेगा इमेजिनरी एक्सिस को, ये वाला पॉइंट आएगा √2 - 1 आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? √2, और ये कितना? 1, तो ये है √2 - 1 आएटा, √2 - 1 आएटा। तो ये हम नहीं ले सकते, ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि वो आर्क को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया आपको। आगे चलो, बी और सी पार्ट करो।
अकॉर्डिंग टू मी इसको मुझे क्लास में वहीं फिजिकली ही डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो क्वेश्चंस होंगे नहीं आपसे। एक भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ ना, इसलिए नहीं हो रहे हैं। चलो ये 2 पार्ट करो, फिर क्लोज करते हैं डिस्कशन को, फिर देखता हूं मैं इसको कैसे आपसे मैनेज किया जाए इस चीज को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड का डिस्टेंस आयोटा से इक्वल टू 1 है, तो आयोटा सेंटर और 1 रेडियस का सर्कल, आयोटा सेंटर और 1 रेडियस का सर्कल है जेड। अब आयोटा सेंटर और 1 रेडियस का सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो रियल एक्सिस को टच करेगा। ये आयोटा सेंटर है और ये 1 रेडियस है, ये सर्कल हो गया जिसको हम बोल रहे हैं मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 1। फिर बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट जेड इज π/4 एंड 3π/4। आर्ग्यूमेंट जेड π/4, इस सर्कल के कौन सी नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 है, तो जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, तो ये वाला पॉइंट होगा ना ये। और 3π/4 पाई माइनस π/4, तो ये इधर वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली देखो तो आर्ग्यूमेंट जेड π/4 एक रे होगी ऐसे, आर्ग्यूमेंट जेड 3π/4 या π/2 प्लस π/4 ये वाली रे होगी। तो मैंने बोला कि ये क्या है, ये रे है आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π/4, और ये वाली रे क्या है, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू 3π/4। अब आपको देखना है कि कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस रे पर भी लाई करती है और सर्कल पे भी लाई करती है, और इस रे पे लाई करती है और सर्कल पे लाई करती है। तो सर्कल का इन दोनों रे से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हो गया ना, समझ में आ गया। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब ये कौन से पॉइंट है ये बताने में मुझे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये π/4 है, तो ऑब्वियसली ये वो पॉइंट 1 प्लस आयोटा हो गया और ये -1 प्लस आयोटा हो गया। तो इसका सोल्यूशन में आया जेड की 2 वैल्यू आई, एक आया -1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जेड को अगर आप x प्लस आयोटा वाई लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि y/x जो tan थीटा होता है, ये y/x या तो 1 होगा या तो -1 होगा। इसका मतलब आपके पास कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू x है और या तो x प्लस वाई 0 है। एक कंडीशन यहां से आ गई, फिर इसमें पुट कर दो। अगर मैं y इक्वल टू x लेके चलता हूं तो z क्या हो गया, z हो गया तुम्हारा x प्लस x आयोटा। तो मॉड ऑफ x प्लस x आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो तो क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहां से आ जाएगा तुम्हारा x के लिए सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग करने के बाद तो x की वैल्यू 0 या 1 आएगी, तो x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 आ गया तो यहां से आ जाएगा 0 रिजेक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा तो 1 प्लस आयोटा आ गया। ऐसे ही x प्लस वाई 0, मतलब y को माइनस x डाल दो, y को माइनस x डालोगे तो कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि माइनस x आयोटा प्लस आयोटा ना माइनस आयोटा सॉरी इक्वल टू 1। तो यहां से इसका आ जाएगा x माइनस x प्लस 1 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1। तो यहां पर रूट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू -1 आएगा, तो वहां से -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। x -1 आएगा तो y1 आ जाएगा, तो -1 प्लस आयोटा। तो अल्जेब्राइकली सॉल्व करोगे तो भी आपको वही दोनों आंसर आएंगे, और अगर ज्योमेट्रिकली सॉल्व करोगे तो भी वही आएंगे। ज्योमेट्रिकली बिल्कुल कैलकुलेशन लेस होता है, एकदम स्ट्रेट में दिख रहा होगा,
और अलजेब्राइकली आपको पूरा एफर्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर निकालना पड़ेगा, रॉन्ग रूट भी आएंगे उनको आपको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेगी। लास्ट सी पार्ट देखो, जेड का डिस्टेंस 1 से वही है जो जेड का डिस्टेंस 3 से है, वही है जो जेड का डिस्टेंस आयटा से है, मतलब जेड 3 पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। कौन कौन से पॉइंट से, कौन से 3 पॉइंट से जेड का डिस्टेंस सेम है? एक पॉइंट है 1, ये लो बेटा 1 है ये। एक पॉइंट है आयोटा, सॉरी ये तो आयोटा है, आई एम सॉरी, ये आयोटा है, ये है 1, और एक है 2 नहीं 3। अगर मैं बोलता हूं कि मॉड ऑफ जेड -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड -3, तो आप बोलोगे कि 1 और 3 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जेड कहां लाई करेगा? तो जेड विल लाई ऑन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 1 and 3, 1 0 and 3 0। तो ये x इक्वल टू 2 लाइन हो गई ना, ये लाइन कौन सी हुई? x इक्वल टू 2। इस लाइन का हर एक पॉइंट की बात खासियत क्या है कि उसका डिस्टेंस जो 1 से है वही 3 से। बट एक बात ये भी बोल रहे हैं कि जो आयोटा से डिस्टेंस है वही 1 से डिस्टेंस है, तो आयोटा और 1 का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा हमें। आयोटा और 1 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? y इक्वल टू x, ये वाली रे आ जाएगी ऐसे। तो z इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, 1 0 और 0 1 का बाइसेक्टर मतलब y इक्वल टू x लाइन पर लाई कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि z दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो z यहां होगा। तो इसमें क्या हुआ, z का डिस्टेंस जो आयोटा से है वही 1 से है और वही 3 से है। तो एक्चुअली z क्या आया? z इज अ circumcenter of triangle joining these 3 points। तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर अगर कोई है तो सर्कमसेंटर ही होगा ना उस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का z सर्कमसेंटर होगा, तो ऑब्वियसली ये यही वाला पॉइंट होगा z, और ये पॉइंट क्या आएगा? तो x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू x है, मतलब ये z हो गया तुम्हारा 2 + 2 आयोटा। z इज 2 + 2 आयोटा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आया? z इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा। अब इसको जब तक आप ज्योमेट्रिकली नहीं सोचोगे ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। आप z को x + आयोटा y ले करके बस सॉल्व करते रहेंगे, आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा आपको। आप पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक लाइन का इक्वेशन आएगा, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर से एक लाइन का इक्वेशन आएगा, उन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपको कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो वो सारी बातें आप ज्योमेट्रिकली अगर कर रहे हो तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाती हैं। ये क्या है? ये डिस्टेंस मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा, और ये डिस्टेंस क्या है? ये वाली, जैसे मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये पी है, तो ये पी ए है। पी बी क्या है? तो मॉड ऑफ जेड -1, और पी सी क्या है? मॉड ऑफ जेड -3, और ये तीनों इक्वल है, ये और ये और ये इक्वल है, मतलब है कि इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर, खत्म बात। सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, फटाफट निकाल लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसा है ना कि बेटे देखो, पहले ऐसे मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग एफर्ट करोगे नहीं, कॉन्सेप्ट ठीक से करके नहीं आओगे तो क्वेश्चन कराने में भी मजा नहीं आएगा और आप एंजॉय भी नहीं करोगे, आपको समझने में भी इंटरप्रेट करने में भी दिक्कत होगी। तो पहले आप थोड़ा एफर्ट करो। कुछ मैंने इसीलिए बोल दिया था उस दिन कि गेम 5 के ही सवाल कर जाओ। गेम 5 के क्वेश्चन आप ट्राई किए होते ना, अगर आप ट्राई करते नहीं होता तो आप पूछते, अगर ट्राई करने के बाद आप यही डिस्कशन हो रहा होता तो आप बहुत एंजॉय करते इसको। ठीक है, तो अभी जितना मैंने आज बता दिया आपको, इसके बेसिस पर अब आप गेम 5 के सारे सवाल करो। चलो ठीक है, कंप्लीट आपके लिए होमवर्क क्या है? कंप्लीट गेम 5, कंप्लीट गेम 5 कंप्लीट करेंगे और गेम 6 के भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद गेम 6 के करेंगे। ठीक है, फिर आप जब बोलेंगे तो डाउट की क्लास एक रखेंगे, अदरवाइज अभी मैं आपकी क्लास जो है
ये जब तक न्यू सेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक के लिए क्लासेस मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कोई पॉइंट नहीं है ना क्लास लेने का जब आप मतलब मूड में नहीं हो। ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए क्लास रखने का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्स हो गए तुम लोग के कि नहीं अभी? चल रहे हैं सर। कब खत्म होगा? 14 को तो वैसे रिटर्न एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे। मतलब है कि होली तक आप लोग बिजी ही हो ऑलमोस्ट। यस सर, होली के बाद भी। समझ गया मैं। ठीक है, वही प्लान कर रहे हैं 24-25 के आसपास क्लासेस स्टार्ट करने का। ठीक है, कोई नहीं। चलो फिर अगर आप बोलेंगे तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक क्लास और रख लेंगे हम लोग, जिसमें और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा वर्कआउट करो, तब एक बार पूरा जितना कॉन्सेप्ट बताया गया उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं। तो मैं क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।